कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है अरवी की वैज्ञानिक खेती। अरवी को घुवई या फिर कोचई भी कहा जाता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है। वैज्ञानिक और मल्चिंग सीड के तरीके से अगर इसकी खेती की जाए तो बहुत अधिक उपज और उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आइए किसान भाई बहनों इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। नए विचार, नई तकनीक का मिल रहा साथ। अरबी की वैज्ञानिक खेती से हो रहा है आर्थिक लाभ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर सोमवार हम आपको लिए चलते हैं किसी न किसी ऐसी जगह जहां कृषि के क्षेत्र में हो रहा है कुछ खास। तो आज भी हम आपको एक ऐसी ही जगह ले जा रहे हैं जहां वैज्ञानिक तरीके से अरबी की खेती की जा रही है। तो चलिए हमारी आज की कृषि यात्रा शुरू करते हैं और आपको लिए चलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर, जहां आपको मिलेगी जानकारी अरबी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, अरबी की खेती करने के लिए खेत किस प्रकार का होना चाहिए, उर्वरक प्रबंधन कैसा होना चाहिए, खाद किस प्रकार का होना चाहिए, साथ ही मल्चिंग सीड का क्या उपयोग होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और जल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। अरबी यानी घुइयां, अरुई, अरवी एक ऐसा पौधा है जिसकी खेती बलुई मिट्टी में की जाती रही है। एक सदाबहार पौधा जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी के साथ ही कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त अरबी की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। किसान भाइयों, आप लोग तो धान की खेती तो बहुत ही अच्छी तरह से करते हो, लेकिन धान के अलग जगह में जो है यदि जहाँ पे उथला खेत है वहाँ पे यदि अरबी की खेती की जाती है तो धान से अधिक मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अरबी की खेती जो है पूरे भारतवर्ष में होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही स्कोप है और हमारे छत्तीसगढ़ में बरसात में और ग्रीष्मकालीन दोनों मौसम पे लगाए जाते हैं। क्योंकि अरबी का जो इसमें जो पत्तियां हैं और कंद है, इसमें जो है बहुत सारे विटामिन्स और जो खनिज लवण हैं वो पाए जाते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब किसान भाइयों, हम बात करें इसकी जलवायु की आवश्यकता की, तो किसान भाइयों हमारे छत्तीसगढ़ इसके लिए बहुत ही अनुकूल है और इसके लिए उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि बरसात के मौसम और थोड़ा गर्म मौसम, इस तरह से इसकी जलवायु की आवश्यकता होती है। किसी भी जीवांश युक्त उपजाऊ मिट्टी में और उचित निकास युक्त रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। साथ ही साथ ये एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी और बरसात दोनों ही मौसमों में अच्छी तरह से की जाती है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम जो है हम ज़मीन को बढ़िया कल्टीवेटर के माध्यम से 2 बार 3 बार जुताई कर लेते हैं। उसके बाद पाटा के माध्यम से भुरभुरा और बराबर लेवल कर लेते हैं। जिन किसान भाइयों को पुराना पारंपरिक विधि से लगाना है वो जनरली जो है सिंपल जो है मेड़ विधि से तैयार कर सकते हो, लेकिन आजकल जो आधुनिक जो खेती कर रहे हैं अपन, जो ड्रिप और मल्चिंग है, उसके लिए किसान भाइयों आप खेत तैयारी करने के बाद आप इसको 2.5 से 3 फीट की दूरी पे आप मेड़ बना लें। मेड़ बनाने के बाद उसमें बराबर आप ड्रिप जो इरिगेशन पाइप है उसको बिछा लें। बिछाने के बाद आप उसमें मल्चिंग सीट लगाएं। जो मल्चिंग सीट है वो 30 माइक्रोन का जो आता है बाज़ार में, उसको आप लगा देते हैं। अब तक अरबी की खेती के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करके मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार गहरी जुताई और फिर बुवाई के पहले गोबर खाद डालकर खेत को तैयार कर लिया जाता था और फिर खेत में 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर मेड़ तैयार की जाती थी।
दोनों किनारों में एक निश्चित दूरी पर कंद की बुवाई करने के बाद कंद को मिट्टी से ढांक दिया जाता था और पंक्तियों के बीच भी निश्चित दूरी रखकर अरबी की खेती की जाती रही है। समय के साथ हर चीज बदल रही है। कृषि के क्षेत्र में भी नवाचार हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती की जाने लगी है और इसका श्रेय जाता है कृषि वैज्ञानिकों को। अरबी का जो उन्नत किस्में हैं वो मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में 2 तरह के किस्म लगाए जाते हैं। पहला है इंदिरा अरबी 1। इसकी खासियत यह है कि ये अरबी की जो पत्ती है उसमें दोनों किनारे में बैगनी कलर का रहता है और बीच में जो है डार्क ग्रीन रहता है, हरा कलर का जो है। तो और इसका खासियत यह है कि इसका जो कंद है वो कंद लगभग जो है वो हल्का सा ऑबलांग रहता है, गोल और ऑबलांग इस तरह से इसका है। और उपज इसका लगभग जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज है। दूसरा जो किस्म है किसान भाइयों, इंदिरा अरबी 2। चूँकि इंदिरा अरबी 2 को जनरली किसान भाई हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन पे लगाते हैं गर्मी के दिनों में, और इंदिरा अरबी को जो है जनरली बरसात में लगाते हैं। तो ये भी वैरायटी अच्छी है। हम देखते हैं किसान भाइयों जब जुलाई अगस्त में जो किसान भाई गर्मी में लगाते हैं अरबी और अभी निकलता है जुलाई अगस्त में, वो वही किस्म है जिसका नाम है इंदिरा अरबी 2। तीसरा किस्म है किसान भाइयों वाइट गौरैया। ये जो किस्म है जल्दी पकने वाली है और इसका जो कंद है, जो घन कंद है वो थोड़ा लंबा होता है और बहुत ही इसका भी पैदावार अच्छी होती है। तीसरा जो वैरायटी है वो है श्री रश्मि। ये भी जो है बाहर की किस्म है लेकिन ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में आसानी से उगा सकते हैं। वैसे तो अरबी की खेती बलुई मिट्टी में की जाती रही है, लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया काम खड़ा कर दिया है। अब किसानों के खेतों में मल्चिंग शीट और ऊंचाई पर मादा देकर खरीफ के मौसम में अरबी की खेती की जा रही है। इस तरह से खेत की तैयारी करके अरबी की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पानी की निकासी का उचित प्रबंधन, मल्चिंग शीट का प्रबंधन भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस तरह से खेती की जाए तो प्रति एकड़ लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। किसान भाइयों जो बीज के जो साइज है वो लगभग 20 से 25 ग्राम होना चाहिए और इसको या फिर बोस्टीन या थायराम या रिडोमिल जो फफूंदनाशक दवाई है उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आधा घंटा तक पानी में डुबोकर उपचार करें। उसके बाद हल्का सा छाया में सुखाएं। सुखाने के बाद उसको जहाँ पे अपन जो पॉलीथीन मल्चिंग बिछाए हैं वहाँ पे अपन लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पे छेद करते हैं। वहाँ पे 5 से 7 सेंटीमीटर के अंदर गड्ढा पे उसको लगा देते हैं। किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप अरबी खेती करते हैं तो आधार खाद के रूप में पहले आप गोबर खाद, DAP ये पहले मिला दें और उसके बाद ही अरबी को लगाएं। इस तरह से आप किस्मों का चयन करके, भूमि की तैयारी करके और ड्रिप और मल्चिंग का व्यवस्था कर सकते हो। मल्चिंग लगाने का फ़ायदा ये किसान भाइयों कि हमारे जो पैदावार में लगभग जो है 30 से 35% उपज बढ़ जाती है और घास फूस भी नहीं आते हैं। जो हम खाद डालते हैं फर्टिगेशन के माध्यम से उस खाद का पूरा उपयोग पौधे जो है जड़ों के द्वारा लेते हैं और ये चूँकि धूप से जो तेज़ धूप पड़ता है उससे वो उड़ता भी नहीं है। इस तरह से मल्चिंग का बहुत सारे फायदे हैं और आपकी लागत में कम से कम 25% की जो है आपके लागत में कमी आ जाएगी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, अरबी की खेती में जल प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। अच्छी पैदावार के लिए उचित खाद और उर्वरक का प्रयोग, गर्मी के दिनों में खेतों में नमी बनाए रखने के लिए उचित सिंचाई, पानी निकासी का उचित प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई और फिर जब फसल पककर तैयार हो जाए तो कंदों को खोदकर उनका संग्रहण करके बाजार भेजने की प्रक्रिया। इस तरह से सभी बातों का ध्यान रखकर आधुनिक तरीके से खेती करके अरबी की खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। जो किसान भाई लोग जो है जो पुराना पारंपरिक तरीके से लगाते हैं अरबी, तो चूँकि बरसात में तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कंद बैठते समय ठंड के मौसम में इसके पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप ठंड के मौसम में कम से कम एक सप्ताह में एक बार ज़रूर पानी देवें, क्योंकि कंद बनते समय वहाँ पे नमी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जैसे ग्रीष्मकालीन जो अरबी की खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कम से कम हर 2 या 3 दिन के अंतर पे इसको सिंचाई करना है। किसान भाइयों, अरबी की खेती जो किसान भाई लोग ड्रिप और मल्चिंग से किए हैं, तो उसका सिंचाई प्रबंधन थोड़ा अलग है। इसमें क्या है किसान भाइयों कि आप जो पानी देते हो उसमें साथ साथ जो खाद के प्रबंधन है उसी में फर्टिगेशन करते हैं। तो जब आप पानी चलाते हो तो उसमें जो पानी में घुलनशील जो तत्व है उनको भी अपन चलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सिंचाई के साथ साथ आप जो घुलनशील खाद है उसको भी आप डाल सकते हो। इस तरह से आप ध्यान ये भी देना है किसान भाइयों, यदि खेत में नमी है तो बार बार पानी नहीं देना है। इससे क्या होगा, उसका कंद जो है ख़राब होने की आशंका रहती है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक देखना है। साथ ही साथ इसका जल निकास भी आवश्यक है। किसान भाइयों, यदि किसान बरसात में लगाया है कुचई या अरबी, तो आपको जल निकास का उचित व्यवस्था करना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके को प्रयोगशाला से किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया है और साथ ही साथ उचित प्रशिक्षण देकर किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया है। अरबी के जो खेती में जो उपज है और लागत जो अनुपात है, अपन उसकी बात करें तो 1 हेक्टेयर में इसकी जो लागत आती है वो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए तक जो इसका लागत है। और इसका जो उपज है वो लगभग जो है 20 से 25 टन यानी कि 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उपज मिल जाता है। यदि अपन बाज़ार के हिसाब से देखें तो मिनिमम जो है 3,000 से 4,000 रुपया कुंटल तक बिक जाता है। अभी देखें किसान भाइयों, अभी बाज़ार में जो कुचई आ रहा है उसका भी 40 रुपये किलो है, 4,000 रुपये कुंटल है। उसके हिसाब से हम इसका वो लागत उसका लाभ निकालें सकल आय, तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हमको आमदनी है। यदि अपन किसान भाइयों 1 रुपये अपन खर्च करते हैं तो हमको लगभग 4 से 5 रुपए तक
आपको आमदनी मिलेगा। इस तरह से मैं किसान भाइयों को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जहाँ जो किसान भाई लोग धान लगा रहे हैं और उनका ज़मीन उथला है, वहाँ पे धान के बदले में ये अरबी लगाकर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हो और अपना आर्थिक आमदनी को जो है बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों, अब बारी है गीत संगीत की, तो चलिए गीत संगीत का आनंद लेते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी अरबी की खेती करना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार।